नमस्कार। रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज हम अपने समाचारों में जिन दो टॉपिक को शामिल कर रहे हैं वो है, एक तो आरबीआई ने एक रूल निकाला है जिसमें आप ड्राइविंग करते हैं, आपकी गाड़ी पे फास्टैग लगा होता है और उस फास्टैग में अगर बाय द वे पैसे खत्म हो जाते हैं तो वो ऑटो रिचार्ज हो जाएगा। इसके लिए आरबीआई ने एक नया सिस्टम लागू कर दिया है, वो जल्दी ही आपकी गाड़ियों में एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके ऊपर हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको और साथ ही हम एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें 73,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्रियों की गाड़ियां, जो पैसेंजर व्हीकल हैं, कारें हैं, वो अपने शोरूमों पर खड़े हुए हैं, डीलरों पर खड़े हुए हैं, जिसके लिए जो कार निर्माता कंपनियां हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में गाड़ियों यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदा आ चुका है, मंदी है, जिसकी वजह से इतनी सारी इन्वेंट्रियां हैं। अगर सही समय में देखा जाए तो इतनी इन्वेंट्री नहीं होती, लगभग इसकी आधी इन्वेंट्री होती है। तो इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इसके ऊपर हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नेपाल में 40 यात्रियों को लेकर जा रही भारत की नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिरी, अब तक 15 की मौत। अभ्यर्थियों ने ट्रेन के टॉयलेट में किया सफर, दुकानों के सामने खुले में बिताई रात। जेलेंस्की से मिले पीएम मोदी, यूक्रेनी राष्ट्रपति के कंधे पर हाथ रख बात करते नजर आए। सीबीआई को मिली आरोपी संजय रॉय की रिमांड, पेशी के दौरान वकीलों ने किया हंगामा। एयर इंडिया पर 90 लाख का जुर्माना, अयोग्य पायलट्स के साथ उड़ान भरने पर डीजीसीए ने की कार्रवाई। विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पिस्टल सटाकर भूमि बेनामा कराने के मामले में मिली जमानत। सेबी के बैन के बाद अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट, रिलायंस इंफ्रा 11% टूटा। छिंदवाड़ा में मोही घाट पर बस पलटी, बारिश में 110 की स्पीड में चल रही थी, 5 की मौत, 42 यात्री घायल। गोरखपुर की गाड़ी से नेपाल के लिए निकले थे महाराष्ट्र के पर्यटक, चालक समेत 10 लापता। त्रिपुरा में बाढ़ भूस्खलन से बुरा हाल, सेना ने बचाए 330 लोगों की जान, केंद्र ने दी 40 करोड़ की मदद। घूसखोर इंस्पेक्टर रामसेवक थाने की दीवार फांद कर भागा, अखिलेश ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। दिल्ली के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, रुकी हुई पेंशन को शुरू करवा दिया, बोली आतिशी। राजधानी में आज भी ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल, यात्रियों को हो रही परेशानी। नागांव में नाबालिग से दुष्कर्म, सड़कों पर उतरे लोग, सीएम शर्मा ने की घटना की निंदा। अनिल अंबानी व 24 अन्य संस्थाओं पर सेबी की बड़ी कार्रवाई, 5 साल के लिए शेयर बाजार से किया प्रतिबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई टाली, सीबीआई को दिया 1 हफ्ते का समय। सीएम योगी ने लिया उपचुनाव की तैयारियों का जायजा, बोले वोट देने से कोई न हो वंचित, घर घर करे संपर्क। विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पिस्टल सटाकर भूमि बेनामा कराने के मामले में मिली जमानत। अलीगढ़ में 2024 की सबसे तेज बारिश, मकान दुकान में गया पानी, सड़कें और वाहन डूबे। कस्तूरबा अस्पताल में बिजली गुल होने से नवजात की मौत, अव्यवस्थाओं से परेशान गर्भवती महिलाएं, कई बेहोश। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बाद डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, आज से सामान्य रहेगी अस्पतालों में ओपीडी। 15 करोड़ रुपए की मिस्कलाइन ड्रग्स पकड़ी, पुलिस ने नाइजीरियाई युवती को किया गिरफ्तार। गले मिलकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को क्या दिखाया, गमगीन हो गया माहौल। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा जंग खत्म कर सकता है, यूएन चीफ ने जताई उम्मीद।
बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में परिवार का आरोप, पुलिस ने 12 घंटे थाने के बाहर करवाया इंतजार। लखनऊ, शिया समुदाय ने वक्फ संपत्ति संशोधन विधेयक को लेकर किया प्रदर्शन, वापस लेने की मांग की। भिवाड़ी में आर्मी एरिया के पास अलकायदा का आतंकी कैंप, हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे 6 संदिग्ध। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मूड ऑफ नेशन सर्वे का आया रिजल्ट। पीएम मोदी के दौरे से पहले यूक्रेनी सेना ने रूसी गांव पर जमाया कब्जा, सैनिकों से मिलने पहुंचे जेलेंस्की। बोत्सवाना में खुली कनाडाई कंपनी की किस्मत, मिला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा, 2492 कैरेट का डायमंड। पाकिस्तान में डकैतों ने किए पुलिस अधिकारियों पर रॉकेट से हमले, 11 की मौत, कई घायल। जर्मन मंत्री को शहबाज शरीफ से मिलने से रोका, सिक्योरिटी चेक पर बैग जमा करने को लेकर विवाद। रशिया यूक्रेन, जर्मनी के न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा, न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास दिखे रूसी ड्रोन। सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 81,086 पर बंद, निफ्टी में भी 11 अंक की बढ़त रही, ऑटो छोड़कर सभी सेक्टर में गिरावट। आरबीआई ने शुरू की नई व्यवस्था, फास्टैग का बैलेंस कम होने पर ऑटोमेटिक हो जाएगा पैसा ऐड। शोरूम पर धूल खा रही हैं 7 लाख से ज्यादा कार, लगातार बढ़ रही इन्वेंट्री, कंपनियों ने ऑफर किए भारी डिस्काउंट। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब हम चलते हैं अपनी पहली रिपोर्ट की तरफ, जिसमें यह बताया जाएगा कि जो आरबीआई है उसने फास्टैग के ऊपर एक नया रूल, नई व्यवस्था लागू की है। उसको किस तरीके से देखा जाए, ये आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलेगा। डिजिटल युग में वित्तीय लेन देन की प्रक्रियाओं को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी उन्नति और नवाचार का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय के साथ डिजिटल भुगतान की दिशा में कई परिवर्तन हुए हैं, जिनका उद्देश्य ग्राहकों को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना है। इन प्रयासों के तहत आरबीआई ने अब फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) के लिए ऑटोमेटिक भुगतान की सुविधा को ई-मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस रिपोर्ट में हम इस नई व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं, इसके लाभ और इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आरबीआई द्वारा शुरू की गई इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्राहकों को उनकी यात्रा के दौरान बिना किसी बाधा के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करना है। फास्टैग का उपयोग टोल प्लाजा पर वाहनों के निर्बाध आवागमन के लिए किया जाता है, जबकि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) का उपयोग विभिन्न प्रकार की परिवहन सेवाओं के लिए किया जा सकता है। इन दोनों के लिए ऑटोमेटिक भुगतान की सुविधा जोड़ने से ग्राहक अब अपने फास्टैग या एनसीएमसी खाते में बैलेंस खत्म होने की चिंता किए बिना यात्रा कर सकते हैं। आइए जानते हैं ई-मैंडेट फ्रेमवर्क क्या है। ई-मैंडेट फ्रेमवर्क की शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2020 में की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के खाते से स्वचालित रूप से पैसे निकालने की प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना था। इस फ्रेमवर्क के तहत किसी भी रिकरिंग पेमेंट जैसे कि सब्सक्रिप्शन फीस, ईएमआई आदि के लिए ग्राहक से पहले से स्वीकृति ली जाती है। इस प्रक्रिया में ग्राहक को हर ट्रांजैक्शन से पहले सूचना दी जाती है, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि उनके खाते से कितनी राशि निकाली जाएगी और कब निकाली जाएगी। इससे ग्राहकों को उनके खाते में हो रहे वित्तीय लेन देन की पूरी जानकारी मिलती है और वह अपने वित्तीय निर्णयों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। फास्टैग और एनसीएमसी को ई-मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल करने का लाभ क्या होगा? ई-मैंडेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) को शामिल करने से ग्राहकों को कई लाभ मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि जब भी फास्टैग या एनसीएमसी का बैलेंस एक निश्चित सीमा से कम हो जाएगा, तो उनके खाते से स्वचालित रूप से पैसे जोड़ दिए जाएंगे। इससे ग्राहक को यात्रा के दौरान टोल प्लाजा या परिवहन सेवाओं में रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सुविधा विशेष रूप से उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद है जो अक्सर लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और टोल प्लाजा पर रुकने से बचना चाहते हैं। इसके अलावा यह उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो अपने भुगतान प्रक्रिया को स्वचालित करना चाहते हैं, ताकि उन्हें बार बार फास्टैग या एनसीएमसी में मैन्युअल रूप से बैलेंस जोड़ने की जरूरत न पड़े। ग्राहकों के लिए ई-मैंडेट की सुरक्षा मिलेगी। ई-मैंडेट फ्रेमवर्क का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह ग्राहकों को सुरक्षित भुगतान का अनुभव प्रदान करता है। इस फ्रेमवर्क के तहत किसी भी स्वचालित भुगतान के लिए पहले से ग्राहक की सहमति ली जाती है।
इसके अलावा भुगतान की प्रक्रिया से पहले ग्राहक को सूचना दी जाती है, जिससे वह अपने खाते में होने वाले लेन देन की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस प्रक्रिया से धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है और ग्राहकों को अपने वित्तीय सुरक्षा का भरोसा मिलता है। इसके अतिरिक्त ई मैंडेट फ्रेमवर्क के अंतर्गत होने वाले सभी लेन देन आरबीआई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होते हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों के खाते से स्वचालित रूप से पैसे निकालने की प्रक्रिया सुरक्षित और पारदर्शी है। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत अगर किसी ग्राहक को अपने खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया में कोई संदेह होता है, तो वह तुरंत इसे रोक सकता है और जांच करवा सकता है। डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम। फास्टैग और एनसीएमसी के लिए ऑटोमेटिक भुगतान की सुविधा को ई मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल करना डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। ये कदम न केवल ग्राहकों को सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करेगा, बल्कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा। ये पहल देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगी और लोगों को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करेगी। ये भी महत्वपूर्ण है कि इस नई व्यवस्था से न केवल शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे। इससे देश में डिजिटल भुगतान का विस्तार होगा और लोग अपने दैनिक जीवन में डिजिटल तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के लिए ऑटोमेटिक भुगतान की सुविधा को ई मैंडेट फ्रेमवर्क में शामिल करना एक स्वागत योग्य कदम है। यह न केवल ग्राहकों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाएगा। इस नई व्यवस्था से ग्राहकों को सुरक्षित, पारदर्शी और स्वचालित भुगतान की सुविधा मिलेगी, जिससे उनका डिजिटल भुगतान का अनुभव और भी बेहतर हो जाएगा। ये कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और मजबूत प्रयास है, जो आने वाले समय में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए अब हम आपको अपनी दूसरी रिपोर्ट की तरफ लेके चलते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में 73,000 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री जो डीलर्स हैं उनके पास खड़ी हुई है। इससे ऑटोमोबाइल जगत में चिंता है, उस चिंता का हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी दूसरी रिपोर्ट। हाल के दिनों में भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं, जो उद्योग की स्थिति और भविष्य की दिशा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। विशेष रूप से पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में इन्वेंट्री का बढ़ता स्तर और मांग में आई कमी ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं और डीलरों के लिए चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। इस संदर्भ में ये रिपोर्ट उन कारणों, प्रभावों और संभावित समाधान पर केंद्रित है, जिनकी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में डीलर्स के पास पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी में 7 लाख से अधिक यूनिट्स खड़ी हैं, जिनकी कुल मूल्य 73,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह इन्वेंट्री का स्तर सामान्य से लगभग 2 गुना है और अब तक के उच्चतम स्तर पर है। जुलाई माह में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में यह इन्वेंट्री 70 से 72 दिनों के स्तर पर पहुंच गई, जबकि जून में यह 62 से 67 दिनों की थी। यह इन्वेंट्री न केवल उद्योग के लिए आर्थिक दबाव का संकेत है, बल्कि यह संकेत भी देती है कि भविष्य में अगर मांग में सुधार नहीं होता है, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। पैसेंजर व्हीकल्स की मांग में कमी के कई संभावित कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारणों में से एक उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव है। महामारी के बाद के समय में लोग अपने खर्चों को लेकर अधिक सतर्क हो गए हैं और बड़ी खरीदारी को टालने लगे हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने भी उपभोक्ताओं को वाहन खरीदने से हतोत्साहित किया है। इन्वेंट्री स्तर के बढ़ने से डीलर्स पर भारी वित्तीय दबाव आ रहा है। जब बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री जमा हो जाती है, तो डीलरों को इस पर ब्याज चुकाना पड़ता है, जो कि उनकी आय पर भारी पड़ता है। इसके अलावा कंपनियों द्वारा लगातार नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जाने के बावजूद ये समस्या हल नहीं हो रही है। कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों ने इस स्थिति से निपटने के लिए प्रोडक्शन में कटौती भी शुरू कर दी है। मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन को घटाया है और जुलाई में डीलर्स को सप्लाई में 10% की कमी की है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि बाजार में मौजूदा इन्वेंट्री को कम किया जा सके और डीलर्स पर दबाव कम किया जा सके। इसके अलावा बिक्री को बढ़ाने के लिए ऑटो कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 25 की शुरुआत से ही डिस्काउंट देना शुरू कर दिया था। कंपनी और डीलर्स औसतन एक्स शोरूम प्राइस पर 2.5 से 3% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को आकर्षित किया जा सके और मौजूदा इन्वेंट्री को बेचा जा सके। कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपने मॉडलों पर विशेष छूट की घोषणा की है। इसमें टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। टाटा मोटर्स ने अपने प्रमुख मॉडलों जैसे हैरियर और सफारी की कीमत में 1,40,000 रुपए तक की कटौती की है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने लोकप्रिय मॉडल XUV 700 की कीमत में 2 लाख रुपए की कमी की है। ये छूट उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और बाजार में स्थिरता लाने के प्रयास के रूप में देखी जा सकती है।
इन्वेंट्री में इस असामान्य वृद्धि का कारण पैसेंजर व्हीकल की मांग में आई सुस्ती है। इससे न केवल डीलरों पर वित्तीय दबाव बढ़ा है, बल्कि ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए भी नए बाजार ढूंढने और अपनी उत्पादन रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। त्योहारी सीजन से पहले इस समस्या का समाधान करना कंपनियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि वे इस दौरान अधिक से अधिक बिक्री कर सकें और इन्वेंट्री के स्तर को सामान्य कर सकें। ये स्थिति ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक चेतावनी के रूप में देखी जा सकती है। ये समय है जब कंपनियों को अपनी रणनीतियों में बदलाव लाने की आवश्यकता है। उनमें से कुछ ने उत्पादन में कटौती की है, जो कि एक आवश्यक कदम हो सकता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि वे उपभोक्ता मांग को समझें और उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट्स को बाजार में पेश करें। कंपनियों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, ताकि वे बाजार की बदलती जरूरतों को पूरा कर सकें। भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो ऑटोमोबाइल कंपनियों को अपने उत्पादन और विपणन की रणनीतियों में अधिक लचीलापन लाना होगा। उन्हें बाजार के संकेतों को समझना होगा और उसी के अनुसार अपने उत्पादन को समायोजित करना होगा। इसके अलावा उपभोक्ता के विश्वास को जीतने के लिए बेहतर आफ्टर सेल्स सर्विस और अधिक आकर्षक फाइनेंसिंग विकल्पों की पेशकश भी आवश्यक होगी। अंततः ऑटोमोबाइल उद्योग को इस स्थिति से उबरने के लिए ठोस और सुविचारित कदम उठाने होंगे। केवल प्रोडक्शन कटौती और डिस्काउंट से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि बाजार की गहरी समझ और उपभोक्ता की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाना भी आवश्यक होगा। उद्योग के सभी संबंधित पक्षों को मिलकर काम करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह संकट एक अवसर में बदल सके और भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को एक नई दिशा मिल सके। आज के समाचारों में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।